नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम बात मुलाकात में। बात मुलाकात में जैसा कि आपको पता है कि हर शुक्रवार को ये कार्यक्रम रात में 8 बजे प्रसारित किया जाता है आपके इसी पेज पे। लेकिन कल कुछ तकनीकी खामियाँ आ गई थी जिसकी वजह से ये कार्यक्रम हो नहीं पाया। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, हमें भी लगा कि एक ट्राई तो बनता है कि शुक्रवार की जगह अगर हम शनिवार को करते हैं इसमें भी कोई गलत नहीं है। और मैं आज के जो हमारी अतिथि हैं, उनको बुलाने से पूर्व उनके विषय में कुछ बातें ज़रूर बताना चाहूँगी। उनका परिचय के रूप में मैं कुछ अच्छा, ये भी एक समस्या है कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि इतना लंबा लिस्ट है कि जब मैं पढ़ रही थी तब भी मुझे लगा कि अच्छा अब बस करते हैं, अब ख़त्म होता होगा, अब ख़त्म होता होगा। लेकिन उनके परिचय की जो सीमाएँ हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। तो लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका, मेडिकल प्रोफ़ेशनल, अ, लाखों लाख उनके फॉलोअर्स की वो धनी हैं और अनेकों अवार्ड से सम्मानित हो चुकी हैं, जिसमें से देश और विदेश दोनों जगह से उनको मिले हुए हैं। जिला संयोजक गौतम बुद्ध नगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, संस्थापिका एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा काव्य कार्नर फाउंडेशन, निदेशक एकलव्य क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक क्रिस्प वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड, सांस्कृतिक सलाहकार शहीद स्मृति चेतना समिति, ब्रांड एम्बेसडर हर कैरियर फाउंडेशन, पूर्व सह संयोजक संस्कार भारती जिला गौतम बुद्ध नगर, सलाहकार मंडल एचआर महाकुंभ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ में भारतीय युवा मोर्चा और पूर्व प्रोफेसर फैकल्टी इन साइंस अप्लाइड साइंसेज। और ये सारी खूबियाँ, ये सारी बातें जिनके विषय में हैं, उनका नाम है डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया। और निश्चित रूप से आपने इसे बहुत लोगों ने उनको देखा होगा, सुना होगा और आज एक बार फिर मौका है कुछ यादगार पल को जीने का। चलिए मिलाते हैं उनसे। नमस्कार पूजा जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप स्वयं को। आप म्यूट पे हैं पूजा। नमस्कार स्मिता बहुत जी। बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है पूजा जी। और क्या हाल चाल है आपके? जी बहुत बढ़िया। आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जब भी कहीं आसपास हो ऐसे ही माहौल खुशगवार हो जाता है। तो पूजा जी, मैं सबसे पहले ना आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक जीवन में, वो भी इतनी कम उम्र में, इतना सब कुछ संभव कैसे हो पाया? क्या किया आपने? सच बताऊं तो कुछ भी नहीं किया मैंने, बस अपनी जो भी है जैसे जैसे चीजें ईश्वर मेरे सामने रखते गए वैसे वैसे आगे बस बढ़ने का एक साहस, एक कोशिशें करते गए, प्रयास करते गए। और जिंदगी जैसा जैसा कुछ अपने स्टोर में कहते हैं ना कि लाइफ हैज समथिंग फॉर एवरीबॉडी यस। इन स्टोर्स। तो जो जो ईश्वर के पास मेरे लिए था वो मुझे सौंपते गए, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे दायित्वों को निभा सकूं और कुशलतापूर्वक निभा सकूं। बस, और मेहनत करनी है और कुछ नहीं। निश्चित रूप से पूजा जी, और आप बहुत मेहनत कर भी रही हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि एक साइंस साइड से जब कोई स्टूडेंट होता है, कोई बच्चा जब पढ़ रहा होता है, तो उसके सामने करियर को बनाना और कुछ दूसरी चीज़ होती है, सामाजिक सरोकार से जुड़ पाना या उसमें कदम रख पाना, ये भी थोड़ा कम देखने को मिलता है, या फिर एक उम्र के बाद ये सब चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे में आपने कब से और कहाँ से, और आपका पहला कार्य क्या था सामाजिक रूप से? देखिए स्मिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मैं सच बताऊं तो मुझे, जहां तक मैं सभी से कहती हूँ कि कहीं ना कहीं परवरिश का इसमें बहुत बड़ा रोल आ जाता है। क्योंकि जैसी आज आप समझ रखते हैं, जैसी आप बात कहते हैं, जो कुछ भी आपके परसेप्शंस हैं जिंदगी को लेकर, वो वैसे ही होते हैं जैसा आपने माहौल देखा, जैसे अपना जीवन देखा, जैसे आसपास के लोगों में आप उठे बैठे हैं। तो मेरे घर में अगर मैं कहूँ, मेरे पिता और माता दोनों ही इसी तरह के रहे हैं शुरू से ही। हालांकि वो किसी संस्था के अंतर्गत आके कोई कार्य नहीं करते थे, बट मैंने शुरू से देखा है छोटी छोटी चीजों में लोगों की मदद करना, छोटी छोटी चीजों में लोगों के सुख दुख बांट लेना। और पापा को तो बहुत जगहों पे देखा है कि इस हाथ से करो, इसे पता ना चले, और इस तरह की चीजें बहुत सारी पापा के माध्यम से मैंने देखी। तो बचपन से ही जब इस तरह का माहौल देखती आई, और मेरे दादाजी वो भी ऐसे ही थे,
आर्य समाजी थे और फेमस थे इसी वजह से कि वो अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जाने कितनी शादियाँ करवाई, कितनी अच्छा। बहनों को घर दिलवाए। तो इस तरीके से जब वो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आप वो एक सोच कैरी करते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि जब मैं छोटी थी और मेरी माताजी मेरी मम्मा जो हैं वो ये हमारे नवरात्रे के जो देवियाँ बिठाने वाला काम होता है, जब वो क्या करती थी शायद 10वीं के आस-पास या उससे भी पहले, कभी मेरा जो प्रथम इस तरह का कार्य था जो मैंने सिंगल हैंडेड अपने आप से किया था, वो तब था कि जब हुँ, मैं देखती थी कि बहुत सारी बच्चियाँ घर आती थी नवरात्रों में और मम्मी जब अष्टमी पूजन और ये सब करती थी तो हालाँकि वो सब इतने सारे घरों में उस दिन घूमती थी, उनको अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स मिलते थे। तो हाँ, मेरा हाँ, हाँ, कहना है मम्मी वो इतना खा भी नहीं पाते हैं। आप उनको क्यों इस तरह से आपको जो कुछ भी करना है मुझे दीजिए। तो मैं क्या करती थी उस टाइम पे कि मैंने कई बारी मम्मा से कहा कि आप सारा पैक कर दीजिए 4-4 पूरी एक जगह करके ऐसे फॉइल में सिंपल ज़्यादा कुछ हुँ, हुँ, एक्सपेंडिचर नहीं करना है आपको क्योंकि हम भी बहुत साधारण से परिवार से ताल्लुक रखते थे कि आप बस फॉइल में 4 पूरियाँ और सब्ज़ी और कुछ ऐसा करके मुझे दीजिए प्रसाद के हुँ, रूप में। और मैं वो पूरा थैले में डाल के उसके बाद जो आस-पास कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क होता था या कहीं कुछ भी होता था जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मिलने की संभावना थी, वहाँ पर अपनी साइकिल से जाया करती थी और उन्हें बाँटा करती थी, तो बड़ी खुशी का अनुभव होता था कि ये मैंने कुछ अच्छा किया है। और वो जो आत्म-संतुष्टि मिलती थी वो बेस्ट थी। और ये बचपन और ये परवरिश किस शहर की बात है, वो भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे। और स्मिता जी देखिए वो चीज़ अब जाके हुँ, अब मैं एक एक स्तर पे जब उसे कर पा रही हूँ, अभी नवरात्रे गए हैं, आप जानते हैं 9 देवियाँ अभी हमने पूजी और जब हुँ, नवरात्रे का जो आखिरी दिन था, जिस दिन हम कन्या बैठाते हैं, उस दिन इस बार ही हमने भंडारा लगाया और तकरीबन 350 लोगों का हमने खाना बाकायदा किया। तो उससे अरे वो जो बचपन वाली फीलिंग थी वो फिर से आई कि जो सड़क पे राह पे चलते बेचारे लोग थे उन्होंने भर पेट खाना खाया तो बड़ी खुशी उससे अनुभव हुई। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, निश्चित रूप से कि किसी को खुशी दे करके जो खुशी मिलती है ना मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा संतुष्ट करने वाला कोई भी पल हो सकता है और वो पल आप हर दिन, हर पल जी रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है और उससे प्रेरणा भी लोगों को मिल रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे-जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, तब इसकी भी आवश्यकता है। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं बीच-बीच में उनको भी यहाँ पे सम्मिलित करूँगी, उनके कमेंट के माध्यम से, उनके प्रश्नों के माध्यम से। तो आप लोगों से आग्रह है कि अगर आपके मन में भी कुछ जानने की इच्छा है, पूजा जी से आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने प्रश्न लिख सकते हैं। बात हल्की है। बिल्कुल। बात हल्की है, ये समझ नहीं आया, मैं बाद में इसको समझने का प्रयास करूँगी। भूपेंद्र राघव जी हैं हमारे साथ में, प्रदीप कुमार सिंह जी, अमित चौहान जी, शशि गंगानिया जी लगातार आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। शिल्पा चौहान जी, पीके तिवारी समाज सेवी हैं, स्नेही शैलेंद्र मोहन शुक्ल जी और साथ में एक फेसबुक यूज़र करके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, जिनका नाम नहीं यहाँ पे शो हो रहा है और सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आप लाइक कमेंट के साथ में शेयर भी अवश्य करेंगे और अंत तक हमारे साथ यहाँ पे अवश्य जुड़े रहेंगे। मन में कोई प्रश्न है, कुछ बात है, कोई जिज्ञासा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रख सकते हैं। तो अच्छा बहुत जब आपका परिचय मैं पढ़ रही थी अच्छा इसके पहले मैंने आपसे जानने की इच्छा ज़ाहिर की थी, ये किस शहर की बात है जहाँ आपकी परवरिश हुई, जहाँ पे आपका बचपन बीता? जी, दिल्ली। तो हम हाँ, दिल्ली अरे के वाह! पैदा हुए दिल्ली की पैदाइश है और बेइज़्ज़ती ईस्ट दिल्ली में हमारा घर है और 30 वर्षों से 35 वर्षों से तकरीबन वहीं पर रह रहे हैं। तो हुँ, दिल्ली में ही पैदाइश है, वहीं पे बड़े हुए और 12वीं के बाद तो हम घर से पढ़ाई के सिलसिले में चले गए थे। उसके बाद पहले देहरादून रही 4 साल, उसके बाद 2 साल चेन्नई रही, चेन्नई के बाद 3 साल अम्बाला में रही, अम्बाला के बाद फिर यहाँ पर वापस से दिल्ली में इसमें मेडिकल कॉलेज में रही यहाँ पर। तो उस हुँ। तरह से और कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले में काफ़ी इधर-उधर पैरों में चक्कर लगा रहा तो इधर-उधर होता रहा। नहीं, नहीं अच्छी बात है क्योंकि ये सब अनुभव है और जितने भी अनुभव मिलते हैं, वो जीवन में कहीं न कहीं उतरते हैं और वही हमारे कार्यों का रूप भी लेते हैं। आपने माइक्रोबायोलॉजी से आगे की पढ़ाई की और ट्यूबरकुलोसिस में आपने पीएचडी किया है, तो वो उस पल को अगर आप
अपनी बातों के माध्यम से पुनः जीना चाहेंगी, या हमारे दर्शकों को भी उससे जोड़ना चाहेंगी कि वो कैसा पल था और ये विषय आपने कैसे चुना? इसके बारे में जी। जानना चाहूँगी। स्मिता जी, हम जब मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो बैचलर्स में क्या होता है, बहुत वास्ट होता है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें सॉइल माइक्रोबायोलॉजी भी आती है, उसमें मेडिकल भी आता है, उसमें सब कुछ आता है। तो मैंने बैचलर्स लेवल पे ही स्पेशलाइजेशन मेडिकल रखा था। और हुँ, तो जब मेरा मास्टर्स का सवाल आया तो मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कि अब क्योंकि हमारा जो कोर्स था वो ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 5 ही कॉलेजेस में होता था और 5 ही सीट होती थी। तो अब अच्छा, उसने उन्होंने मुझसे पूछा, अगर ये नहीं तो क्या? तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी बैचलर्स में पढ़ते हैं, वो फिर मास्टर्स में जर्नल में आ जाते हैं, वास्ट में आ जाते हैं। मतलब उसमें फिर सब होगा, सॉइल भी होगा, मैराइन भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, सारी तरह की माइक्रोबायोलॉजीज होंगी। हुँ, तो हमने कहा कि ये क्या बात है कि हमने बैचलर्स में अगर मेडिकल पढ़ लिया तो अब हम वास्ट जाएं। यूजुअली क्या होता है कि हम बैचलर्स में वास्ट बहुत से पढ़ते फिर हैं हाँ, और माइक्रो पे आते हैं। नहीं। तो हमें वो बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि चलिए फिर भी देखिए, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है तो आप मुझे इतनी चॉइसेस लिख के दे दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी लिखो और मैं भी लिखती हूँ। तो उन्होंने भी लिखा और मैंने भी लिखा। मैंने पहले नंबर पे लिखा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, दूसरे नंबर पे लिखा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, तीसरे नंबर पे लिखा मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तीनों में ही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। वो कहते ये क्या है? हमने कहा देखिए, आप चॉइस रखते हैं कि आप ये नहीं तो ये सही, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप एक बाधा खड़ी कर देते हैं। तो हमें, अगर हम डिटरमिन्ड हैं कि मुझे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी ही पढ़ना है, तो वो 5 कॉलेज ही सही, वो 5 सीट ही सही, हम फाइट करेंगे और देखें नंबर आए। और हमने जिस कॉलेज में अप्लाई किया, और ईश्वर की ऐसी अनुकंपा रही कि आज तक किसी इंटरव्यू में हम फेल नहीं हुए, आज तक। अरे वाह! क्या बात है। किस कॉलेज से किया आपने, ये भी जानना चाहेंगे हम? या चेन्नई में मैं थी पहले। वहां पे सविता मेडिकल कॉलेज था, वहां पर होता था हमारा कोर्स। उसके बाद वहां से कुछ स्वास्थ्य के कारणों की वजह से 2 साल करने के बाद मुझे आ जाना पड़ा, क्योंकि मेडिकल की जो मास्टर्स होती है वो 3 साल की होती है। तो हम 2 साल बाद जब हमें लौट आना पड़ा, तो 1 महीना हमने रेस्ट किया घर पे। सब कहने लगे कि नहीं, अब रहने दो, अब इतनी दूर दूर ये जाती है पढ़ने के लिए, तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक 1 महीने बाद दोबारा से फॉर्म निकले अम्बाला मेडिकल कॉलेज के, और हमारी जिद थी पापा से कि अब हमें वहां जाना है, हम दोबारा पढ़ेंगे, यही कोर्स दोबारा करेंगे। पापा बोलते कि बेटा देख लो, सोच लो, अभी 1 महीना हुआ और आप बिल्कुल ऐसी में स्थिति से लाया था कि जहां डॉक्टर ने ये बोल दिया था आप इनको लेके जाओगे कि लाश लेके जाओगे। तो अब पिताजी कहने लगे, हमारे पिताजी ने कहा कि देख लो आप। तुमने कहा नहीं पापा, हम कुछ अलग लेने नहीं जा रहे, जो हमारा छूट गया है कि हुँ, हमारी चीज थी, हमारा कुछ छूट गया, हमें अपना चीज वापस चाहिए। वहां पर भी जब हम गए तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बच्चे वहां इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। तो पापा, हमको लग रहा था सभी को कि पता नहीं होगा कि नहीं, 5 सीट हैं और इस तरह से। पर ईश्वर की वहां भी अनुकंपा रही कि हमने इंटरव्यू दिया और उन्होंने हमें लिया। और हो और फिर गया, हम सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही बात है। और और इस बार हम फिर वही चीज, तीन तीन साल हुँ, और पढ़ के, यानी हमने मास्टर्स 5 साल लगाए। हुँ, ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी। हम कहते हैं कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, कोई बात नहीं, तजुर्बा हर एक होगा। के साथ कुछ ना कुछ लाता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही इस बात है, और उस तजुर्बे का ही नतीजा है जो मेडिकल बायोलॉजी में आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन पुस्तकों का नाम और उसके विषय में भी हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ना कि एक समय के बाद ये सारी बातें कहीं बीते समय की ना हो जाएँ, तो ये एक जगह कहीं लोगों तक पहुँचना भी बहुत आवश्यक है। जी। उस उन पुस्तकों तो के बारे में। स्मिता जी, मैंने जो अपनी मास्टर्स में जो थीसिस की थी, वो हमारी थीसिस जो उस वक्त मैं पेशेंट देखा करती थी, वो थे जो ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव वुंड इन्फेक्शन, ऑपरेशन के बाद जिनकी रिकवरी नहीं हो पाती है, या उनके ऑपरेशन में पस पड़ जाता है, या किसी तरह से किन्हीं कारणों के डायबिटिक हैं, तो पूरा ही वो चीज नहीं हो, हीलिंग नहीं हो पाती है। तो मेरा टॉपिक जो है मेरे मास्टर्स में वो रहा, उस पे मेरी थीसिस थी, उसी पे मैंने फिर अपना पूरा शोध किया। और शोध करने के बाद उसी पे मैंने एक पुस्तक लिखी। तो वो अच्छा। एक पुस्तक थी, और उसके बाद जो है ट्यूबरक्लोसिस अपने आप में इतना ज्वलंत मुद्दा रहा है, भारत में ही नहीं बाहर भी, और आज भी वो एक और चीज आज बनी भी हुई है। है। हाँ, आज भी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि जड़ से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अब इलाज है, बस ये अंतर क्योंकि है।
क्योंकि इंसान को वो ना अमीर देखता है, ना गरीब देखता है, ना छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है, उसको बस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ऐसा बैक्टीरिया जिसने अगर एक बारी किसी को पकड़ ले, मेरी नॉलेज में से बहुत सारे लोग हैं जिनका पूरा पूरा जीवन ट्यूबरक्लोसिस की वजह से खत्म हो गया, जो आज होते हुए भी ना के बराबर है। तो मैंने उसमें भी इनफर्टिलिटी का टॉपिक चुना और उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जो इनफर्टिलिटी और नॉन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से जो इनफर्टिलिटी होती है वो मैंने दिया। और उसके इसमें कुछ ऐसे केसेस थे कि हमें ये माना गया था कि बाहर की कंट्रीज में एक रिसर्च आई थी ताइवान में कि इन ट्यूबरक्लोसिस नॉन ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी होती है, हाँ, बांझपन आता है। बिल्कुल, पर अब बिल्कुल। तक किसी और ने महिलाओं में ये चीज नहीं बताई थी। तो मेरा जो शोध था, आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने पहली बार ये एक नोबल रिसर्च दी, जिसमें मैंने 12 पेशेंट सफदरजंग हॉस्पिटल से चूज निकाले और हमने बकायदा उनकी पुष्टि के लिए जो अपने सैंपल्स थे वो हेंस लैब जो होती है और मुंबई की एक लैब है और जर्मनी की लैब है, वहां पे उनके सैंपल्स भेजे, वहां से वो अप्रूवल आया कि आप जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं। आमतौर पे जो ऑर्गेनिजम्स ये माने जाते हैं कि सेप्रोफिटिक हैं, वो कभी कोई डिजीज कॉज नहीं करते हैं, बट अगर ध्यान से देखा गया, जब हमने अपनी रिसर्च में पाया तो 12 ऐसे पेशेंट स्मिता जी मैंने ढूंढे जिसमें उन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वजह से लेडीज में बांझपन की शिकायत थी। तो अच्छा। अपने आप में नोबल रिसर्च थी, उस पर फिर मेरी एक पुस्तक आई। चलिए, और आपको आपके लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स और बहुत सारी शुभकामनाएं। अब क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बधाइयाँ उन पुस्तकों के लिए कि और वाकई आज के समय में भी जो बीमारी, जो मुसीबत है और आपने रिसर्च के माध्यम से इसको एक उजागर करने का एक प्रयास किया, वो बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी का नाम और सभी की बातों को आप तक यहाँ पे पहुँचा सकूँ। लेकिन यदि किसी का नाम छूट जाता है तो कृपया आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा कार्यकाल है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी बातों पे हमें चर्चा करना है। लेकिन फिर भी कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं लेना चाहूँगी कि प्रीति पाठक, प्रीति जी, जो फेसबुक यूज़र से लगातार कमेंट्स आ रहे थे वो हैं। अमित चौहान जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं और प्रणाम भी प्रेषित कर रहे हैं आपको। आप उनकी बहन सरीखी हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी हैं, कहते हैं कि खूब जीवट है इनका, निश्चित रूप से। और ये मिसाल है बहुत सारे लोगों के लिए जो छोटी-छोटी समस्याओं में, छोटी-छोटी परेशानियों में घिर के कहीं न कहीं निराशा में, अवसाद में घिर जाते हैं। उनके लिए एक ये जीता जागता आज हमने एक प्रयास किया है कि आप इनको देखें, इनको सुनें, इनके जीवन से प्रेरणा पा करके आप क्या नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी वजह ही नहीं है जहाँ पे आप निराशा से और अवसाद में ग्रस्त हो सके। तो जिए, हर पल को जिया जाए, बस यही बातें हैं। शशि गंगानिया जी हैं, अमित चौहान जी कहते हैं कि आपका ये शोध मानव जाति के लिए बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से। और कीर्तन त्रिपाठी जी हमारे साथ उपस्थित हैं, कह रहे हैं वाह शानदार, आपका कार्य वंदनीय है। प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, भूपेंद्र राघव जी हैं, शानदार काम इस क्षेत्र में, ऐसा वो कह रहे हैं। और बहुत अच्छे रचनाकार हैं, मैंने उनको पढ़ा है और जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। विकास मिश्रा जी हैं, कहते हैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया मैडम एक बहादुर एवं साहित्य प्रेमी हैं, सामाजिक कार्य भी करती हैं, निश्चित रूप से। और आज इनके सारे पहलू को हम लोग यहाँ पे छूने का एक प्रयास करेंगे कि लगातार आ रहा है कि आप एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, इतने कार्य क्षेत्र हैं, कोई क्षेत्र छूटा तो होगा नहीं मेरे ख्याल में, कोई चीज़ आपने छोड़ा नहीं है। तो जब छोड़ा नहीं है तो हमें थोड़ा-सा समय भी लगेगा उन सारे पहलुओं को छूने में। स्मिता इसके जी, मैं भी अतिरिक्त आप जितने भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ, बहुत स्वागत है आपका। और बहुत आभार भी ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपने व्यस्त से व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय मेरे लिए निकाला, स्मिता जी के इस कार्यक्रम के लिए निकाला, तो बहुत बहुत ये आभार। स्नेह है, ये स्नेह जी। है सभी का। और यहाँ मैं महसूस कर पा रही हूँ उस चीज़ को, वो जुड़ता हुआ लोगों का जो बातें हैं। अ, अब आगे बढ़ूँगी मैं। इसके जी। अतिरिक्त आपकी 3 पुस्तकों का और ज़िक्र मिलता है जो साहित्यिक दुनिया से हैं। मैं देख पा रही हूँ मूक चीखें, अल्पविराम और कविता अविराम। ये 3 पुस्तकें आपकी हैं। ये मेरे ख्याल में ये 3 एक काव्य साथ संग्रह हैं आपके। हाँ? हाँ,
नहीं, एक जी। साझा संकलन है और 2 मेरे काव्य संग्रह हैं। अच्छा, और अच्छा। तो मुक्त ये चिट्ठी किस और सन में आए और क्या विषय वस्तु क्या है इनकी, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी? देखिए स्मिता जी, मैं जब बचपन से लिख रही थी, मैं 10वीं कक्षा से लिख रही थी, और जब-जब मैं अपने पिता को, क्योंकि मेरे घर में भी बहुत साहित्यिक माहौल रहा है, तो जब-जब मैं अपने पिता से कहती थी, उनकी खुद की 25 से ऊपर किताबें, 2 दर्जन से ऊपर किताबें आ चुके हैं। तो अच्छा, जब-जब मैं उनसे कहती थी कि पापा मुझे भी बुक निकालना है, और इतना साहित्यिक माहौल घर में मिलता है, और अच्छा लगता है जब पापा के जो कवि मित्र या फिर जो लेखक लोग आते थे, और जब मैं छोटी-सी जब पूजा थी, और जब वो मेरी कविताएँ सुनते थे तो मुझे बहुत शाबाशी देते थे, हालाँकि वो छंद मुक्त होती थी। अ, विषय प्रधान होती थी। तो वो हमेशा कहते थे कि इतनी छोटी उम्र में और इस तरह की बातें लिखना अच्छी बात है, और इस तरह से बड़ी शाबाशी मिलती थी, तो एक ऊर्जा जागृत होती थी कि मेरी भी पुस्तक आए। मैं हमेशा से पापा से ज़िद करती थी, तो पापा हमेशा मुझे कभी बढ़ावा नहीं देते थे। वो हमेशा से ये कहते थे कि देखिए, साहित्य से कभी किसी का पेट नहीं भरा, अभी तुम्हारा पढ़ाई करने का समय है, और ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी ललक है, ये ऐसी एक वो है कि जिसमें अगर तुम अभी पढ़ गई और फिर तुम्हें बहुत प्रोत्साहन अगर मिल गया, तो फिर तुम पढ़ाई-लिखाई नहीं करोगी। नहीं तो मैं ये करोगे। चाहती हूँ, तुम पहले अपनी पढ़ाई खत्म करो, दाल-रोटी का इंतज़ाम करो, और उसके बाद साहित्य में जो कुछ तुम करना चाहती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूँगा, क्योंकि किसी भी पिता के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि जब वो अगर इतना कर पा रहा है, उसका बच्चा थोड़ा उससे 4 कदम आगे करे, तो हर पिता यही चाहता है। तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं चाहूँगा कि तुम कुछ भी करो। तो मैं वो सारी जितनी भी मेरी कविताएँ थी, मैं उन्हें इकट्ठा करती रही, और अंत में जाके जब मेरी पीएचडी फिनिश हो गई, जब सारी पढ़ाई खत्म हो गई, तब मैंने वो इनिशिएटिव लिया कि नहीं, मुझे अब तो निकालना है। 2017 में मेरी प्रथम पुस्तक जो है, अल्पविराम, वो आई, अरे वाह! और उसके बाद 2019 में दूसरी पुस्तक मूक चीखें, वो आई। तो इस तरीके से दोनों किताबों का जो है बहुत जन्म हुआ। बहुत बढ़िया। और पता है मुझे आपके पिताजी की जो सबसे प्यारी बात लगी, जितना आप मुझे बता रही थी यहाँ पे हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर कर रही थी, कि आमतौर पे बेटियों के पिता से ये कह पाना कि अपनी बेटी को ये कहना कि दाल रोटी का पहले इंतजाम करो फिर कुछ आगे करना, ये डायलॉग जरा कम सुनने को मिलते हैं ना, तो ये सबसे खूबसूरत सी बात है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, अपने पैरों पे खड़ा होना और अपना सर्वाइवल खुद कर पाना अपने बलबूते, वो आवश्यक है। और उन्होंने मुझे मुझे लगता है क्रिएटिव समझा ही नहीं, स्मिता जी, उन्होंने कभी बचपन से, आप यकीन नहीं करेंगी, मैं बचपन से ही बॉय कट छोटे-छोटे बाल, हमेशा, और वही जीन्स पैंट और शर्ट्स, कभी मम्मी कहती भी थी जब मैं 12वीं में आ गई कि पूजा कभी सलवार कमीज भी पहना करो। तो पापा का हमेशा ही कहना होता था कि कल को इसकी शादी हो जाएगी, और जाने वहाँ पे कैसा परिवार होगा, वो उसको क्या पहनने बोलेंगे, क्या वो अलाउ करेंगे उसको, ये भारत है। तो उसको अच्छा, पिता के घर में जो वो करना चाहती है, जो वो पहनना चाहती है, उसको पूरे पंख मिले, वो जो करना चाहती है वो करे। और मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल लड़कों की तरह हर जगह जो है अपफ्रंट रहे, उसको किसी कभी भी ये ना लगे कि ये मुझे बाधित कर रही है कोई चीज़। और हमेशा कहते थे कि जिस व्यक्ति को ज़िंदगी में कुछ बढ़ना है, ये ये साज-सज्जा, गहने, नेल पॉलिश, ये लड़कियों वाली हरकतें, ये कहीं न कहीं बाधाएँ हैं, बेड़ियाँ हैं लड़कियों के लिए, जब तक एक सर्टेन उम्र नहीं आ जाती है। तो जब उम्र आएगी तब सब करना, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे, लेकिन अभी हमारे हिसाब से हमेशा लड़कों की ये तरफ से कूदते हुए इधर से इधर टॉमबॉयिश रहो, मस्त रहो, काम करो, पढ़ाई करो, वो ठीक है। तो उन्होंने बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। ऐसे ही पाला। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा किया उन्होंने, और मुझे लगता है ना कि हर पिता को और बेटी के पिता को ये कार्य करना चाहिए। तो आप दर्शक के तौर पे जो हमसे यहाँ पे जुड़े हैं या जो बाद में भी देखेंगे, कम से कम आज ये अडॉप्ट करके यहाँ से ज़रूर जाइएगा कि अपनी बेटी को पंख दीजिए, वो विश्वास दीजिए कि वो खुल कर के जी सके, वो कुछ कर सके। अगर पिता अपनी बेटी पे विश्वास रखता है ना, तो बात मानिए कि बेटी के हीरो होते हैं, पहला हीरो होता है अपने जीवन का, उसके पिता ही होते हैं। और कहीं न कहीं ये रिश्ता बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत होता है, मान होता है, सम्मान होता है, गर्व करने वाला होता है। बस आगे की बातों में इतनी सारी बातें, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ, मैं ये वाला ज़िक्र पहले कर दूँ या ये वाला बात पहले कर लेती हूँ। लेकिन एक-एक करके करने की का प्रयास करती हूँ, या फिर मैं कमेंट्स पढ़ लूँ।
तो मैं इस समय बहुत दुविधा में हूँ, कन्फ्यूज़न में हूँ। लेकिन एक मैं देख रही थी आपके बारे में, तो शिक्षा अधिकार हर द्वार और चिकित्सा अधिकार हर द्वार, आपने ये मुहिम चलाया हुआ है, तो ये किसके अंतर्गत आपने इस कार्य को करना शुरू किया, या आपने अब स्वयं से ये पहल की है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये क्या है? ये स्लोगन है, ये क्या है? स्मिता जी, मेरी जो संस्था है काव्य कॉर्नर फाउंडेशन, उसके माध्यम से हम बहुत सारे कार्य कर रहे थे। जैसे कोरोना में हमने काफ़ी सारे काम किए और शिक्षा अधिकार मैं ये समझती हूँ आज के जीवन में सिर्फ़ 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है अगर हम बात करें, शिक्षा और चिकित्सा। बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों के ही बिना शायद सबसे इम्पोर्टेंट जो इकाई जिन पे सबसे ज़्यादा काम किया जाना है या जो एक विकास की पहली इकाई होती है, वो है शिक्षा और चिकित्सा। आप ठीक रहेंगे तो शिक्षा और ग्रहण करते हैं तो आप ऑब्वियसली आप ज़िंदगी में कुछ बन सकते हैं, देश का विकास होगा और भी चीज़ें होंगी। तो मेरी समझ में जब मैंने बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, मैं जिस हिसाब से मैं सोच रखती हूँ, मुझे लगता है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसपे सबसे ज़्यादा हो कोई भी व्यक्ति होगा। अब आप हमारी अपनी बात लीजिए, हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, हेल्थ और आपकी एजुकेशन। अगर हेल्थ एजुकेशन। गुड है और गुड एजुकेशन है तो आप ज़िंदगी में आप आपसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। तो हमने एक मुहिम चलाई कि शिक्षा अधिकार हर द्वार। पीछे कोविड में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल तक नहीं जा पाए। जो स्लम्स में रहते थे, जिनको ना तो पर्याप्त पैसे थे जिनके पास और ना ही उनके पास इतना कोई जब स्कूल छूट गए, जब कोरोना में सब लोग घर बैठ गए थे, तो उनके स्कूल भी छूट चुके थे। और वो कोई इतने हाई टेक नहीं थे कि वो ऑनलाइन और ये सब के लिए अफ़ोर्ड कर सकें, हाई फीस भर सकें या कैसे भी। तो उस वक़्त हमने सोचा कि ये क्या है? और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तक पहुँच ही नहीं पाते। तो एक प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रावधान हमने किया कि हम लोग खुद स्वयं जगह-जगह एक क्लस्टर्स जो है हमने चुन लिए। जैसे कि एक छोटी झुग्गी का झुंड जो ये एक जगह रहता है, फिर एक छोटी झुग्गी का झुंड एक जगह रहता है जहाँ पे 10 से 12 परिवार हैं, जहाँ पर कम से कम कहीं-कहीं पर जैसे एक जगह हमारे पास 18 बच्चे हैं, एक जगह पर हमारे पास 23 के करीब बच्चे हैं। इस तरीके से करके हमने कुछ अलग-अलग क्लस्टर्स लिए और उन क्लस्टर्स में जाके बाकायदा दिन बाँटे गए कि इस दिन इस वाले क्लस्टर को पढ़ाना है, इस दिन इस क्लस्टर को पढ़ाना है, हफ्ते में 3 या 4 क्लास हम लोग रखेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी कि प्राथमिक शिक्षा जो शुरुआती दौर की शिक्षा होती है, क्योंकि उसके लिए देखिए प्रॉपर स्कूल बहुत ज़रूरी है। तो जो प्राथमिक शिक्षा है वो हम उन्हें दें और उसके बाद जो है जब वो बच्चे थोड़े से बढ़ जाएँ, तो हम उनको उनकी योग्यता के हिसाब से अलग-अलग सरकारी विद्यालयों में दाखिला दिलाने का काम करें। तो हम बिल्कुल। करते ये हैं कि शुरू-शुरू में जो एक बेसिक एबीसीडी और एसएनआर और ये हमारी जो बेसिक गिनती वगैरह होती है, वो हम सिखाते हैं। पूरी किताबें हम खुद से स्वयं के खर्चे से, क्योंकि हमें अभी सरकारी कोई भी मदद नहीं है कहीं से भी। तो हम हाँ। स्वयं हमारी संस्था में हम हैं और संस्था के कुछ अच्छे लोग हैं, मृत्युंजय भैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित चौहान जी जुड़े हुए हैं, राजपाल दादा जुड़े हुए हैं, सबकी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। ये सभी लोग इतना इनका सहयोग रहा है कि सबने मिल के हमने कुछ ना कुछ कर लिया बच्चों के लिए कि हम पुस्तकें ले आए और उनके वितरण किए और उसके बाद एक-एक करके वो बच्चों को किताब, पेंसिल वगैरह इवन जब भी जाते हैं तो उनकी उम्मीद ये भी रहती है कि दीदी आई हैं तो खाने के लिए भी कुछ लाई होंगी। तो बच्चे हैं तो वो भी हमारा रेगुलर चलता निश्चित ही है। रूप से, हाँ। आधे समय और ये बहुत अच्छा लगातार लगता है उन लोगों के बीच में जाना, और वो पल जो है ना, बहुत दिनों तक चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट से आप और दिल यकीन को लगता है करेंगे, कितना आज सुकून मिलता जब मैं पहुँचती हूँ, स्मिता जी, है। जब हाँ। मैं पहुँचती हूँ तो दूर से गाड़ी देख के बच्चे पहचान लेते हैं और भागते हैं, "अरे! दीदी ज़िंदाबाद, दीदी आ गई।" और एकदम से सब हाँ, क्या लिपट बात जाते हैं। बुरी तरह से लिपट जाते हैं मुझसे और वो अच्छा भी लगता है मुझे कहीं न कहीं कि इतना प्रेम बच्चों को बच्चे चिट्ठियाँ लिखते हैं मुझे और व्हाट्सएप करते हैं चिट्ठियाँ लिख के। है। तो इतनी अच्छी-अच्छी बहुत खूबसूरत। अनुभूति होती है इनके साथ। तो जहाँ इसी इतना तरह प्यार शिक्षा और का इतनी दुआएँ हों, वहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होना है, बहुत खूबसूरत होना जी, है। और इसी तरह स्मिता जी चिकित्सा का है, जब हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएँ हैं इन झुग्गियों में जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जो दूध पिलाती हैं और उनके पास देखिए ना तो अच्छा भोजन है, ना पर्याप्त वो चीज़ें हैं कि आयरन, कैल्शियम वो लोग ले सकें। फिर उनकी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे उनमें से कुछ लोग टोबैको अब्यूज़ में भी हैं और वो लोग उसकी वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, लेकिन पैसे इतने हैं नहीं।
तम्बाकू खाने के लिए तो पैसे निकल जाएंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं है। तो हमने फिर चिकित्सा अधिकार हरिद्वार के तहत कई सारे बीच बीच में हेल्थ कैंप्स लगाए, कि हम लोग हेल्थ कैंप के माध्यम से वहां पर जाते थे, और जिसको जो भी, अब हमारे साथ 2-3 डॉक्टर, मैं स्वयं भी रहती थी, और 2-3 डॉक्टर और एक डेंटिस्ट को भी लेके जाते थे, एक बच्चों के लिए हम होम्योपैथ लेके जाते थे, और वहां पर अच्छा। हम 2-3 डॉक्टर्स के साथ जाना, क्योंकि बच्चों को हम कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते कि कल को उनको कोई परेशानी हो जाए, कुछ हो जाए। होम्योपैथी से बेस्ट कुछ नहीं है। तो जो होम्योपैथ प्रैक्टिशनर हैं, कुछ अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ, हम उनको लेकर जाते थे, और वहां उनको बकायदा आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन की गोलियां, महिलाओं को सैनिटरी पैड्स, और ये सब वितरण हमने वहां पे करना, और रेगुलर बेसिस पे, जैसे हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। अभी भी एक हेल्थ कैंप हमने लगाया था, उसमें हमने लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो है मुफ्त में जो है टेस्ट किए थे, सारे ब्लड टेस्ट जो महत्वपूर्ण टेस्ट होते हैं, वो सभी किए। तो इस तरीके से ये है कि अगर बहुत वो अच्छी नहीं बात है। जाए। और पूछा कि मैं स्वयं को इसलिए भी जुड़ा हुआ सा महसूस करती हूँ क्योंकि ये सारे कार्य एक बहुत लंबे समय से मैं भी इसमें से जुड़ी हुई हूँ, और मुझे मालूम है कि उसके बाद जो एहसास होता है ना, वो आपको संपूर्णता की तरफ लेके जाता है, और जो खुशी उस समय मिलती, ये कार्य हम दूसरों के लिए नहीं करते हैं, अगर दूसरों का लाभ तो हो ही रहा है इसमें, लेकिन जो स्वयं की सिद्धता साबित करने वाला एक है कि मानव जीवन हमें मिला है तो क्यों मिला है, इसको जीने का, इसको महसूस करने का भी ये एक समय होता है। बहुत खूबसूरत। यही बात है जी, स्मिता जी, कि ईश्वर ने अगर आपको चुना है, कि वो हर सबको नहीं चुना है, चुनता है, बिल्कुल सही बात है, सबका चुना दिल है। नहीं देता, ऐसा दिल नहीं देता कि स्वयं एक टाइम खाना ना खा के दूसरे को दे सके, वो वाला दिल जो है किसी किसी के पास होता है, और वो अगर उसने हमें चुना है कि हाँ, महसूस कर सके, एम्पैथाइज कर सके ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि एम्पैथी एक ऐसी चीज, सिंपैथी बहुत इजी है करना, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई सिंपैथी किसी के साथ करे, क्यों करनी है सिंपैथी, सिंपैथी हाँ, तरस नहीं निश्चित। करना है, आप महसूस करिए वो कैसा महसूस करते होंगे, वो एम्पैथी जो है इज द राइट वर्ड, एक एम्पैथी वाली चीज जो है, अगर वो आपके अंदर हो पाती है, तो आप सही मायने में जो है, ईश्वर ने जो आपको मानव रूप दे के भेजा है, वो आप सार्थक करते हैं उसको। निश्चित रूप से। और मैं आपकी विचारों को, बातों को पूरी तरह से स्वयं का मान रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रभु कैसे-कैसे रास्ते बनाते हैं और कैसे-कैसे लोगों को मिलाते हैं। लेकिन अब मेरी इच्छा तो है कि मैं कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे पढ़ लूँ। राजपाल यादव राज जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, जो कि कहीं रास्ते में हैं और रास्ते में बैठ कर के आपको सुन रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, केडी बिंदास जी हैं और आपको स्नेह शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको बहुत 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 प्रणाम है। और बहुत सारे अभी नाम है, मैं जरूर पढ़ूंगी, अंत में पढ़ने का प्रयास करूंगी, लेकिन दर्शक मुझसे नाराज हो जाएंगे ये जानने के बावजूद कि आप एक कवयित्री हैं और अभी तक हमने आपसे कुछ सुना नहीं है। आगे की चर्चा, बातचीत, जो प्रश्न है वो हम करेंगे जरूर आपसे, लेकिन एक कविता आपकी यहाँ पे बनती है। जी। स्मिता जी, मैं अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक गीत लिखने का प्रयास किया, और प्रयास क्या, मन में विचार आए तो लिखा, क्योंकि मैं देखती हूँ आप भी इससे पूरा पूरा वाकिफ ताल्लुक रखेंगी कि जो ये हमारा साहित्य समाज है, या कोई भी समाज आप समझ लीजिए, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, महिलाओं को बहुत बारी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे लोग, और आपके सामने ऐसे ऐसे प्रस्ताव रख दिए जाते हैं कि जिन्हें सुनने के बाद आप ये सोचते हैं कि भाई, ये अपने आदर्शों से, अपने मूल्यों से समझौता करना है या इनकी बात मान लेना है। तो वो उस समय जब वो पीड़ा आप महसूस करते हैं कि बीइंग अ लेडी, आपके अंदर सारी चीजें हैं, आप सामर्थ्य है, सब कुछ है, उसके बावजूद आपके सामने जब इस तरह के प्रस्ताव रखे जाते हैं, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है, तो इस तरह के गीत तब जन्म लेते हैं। तो मैं एक गीत जो मैंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही लिखा, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, हालांकि मैंने किसी मंच से अब तक उसको नहीं पढ़ा है, और अच्छा। मैं चाहूंगी कि उसका भरपूर और स्नेह देखिए मिले। तो डिमांड भी आने लग गए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सा गीत सुनाने जा रही हैं, लेकिन चिल्लर सुना दीजिए, ऐसा लोगों ने कहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज ये कार्यक्रम अगर आपकी तबीयत साथ देती है और लोगों का साथ बना रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ये लंबा कीजिएगा। बाकी देखते हैं जैसे जैसे रास्ता बनता है।
जी। तो ऐसे ही लोगों के लिए स्मिता जी आपकी और मेरी ही आवाज़ है, आप ये मान के चलिएगा। क्योंकि मैं भी एक तरह का कोरिलेशन महसूस कर पा रही हूँ आपके साथ, और बीइंग अ लेडी ये आपकी भी आवाज़ होगी और हर एक कवियत्री की जो इस वक़्त सुन रही है उसकी। तो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। संकल्प गीत मैंने इसका नाम दिया है स्वागत कि है। ये संकल्प गीत है। अ प्रेम प्रतीक्षा मत करना, आदर्श उपेक्षा मत करना। प्रेम प्रतीक्षा मत करना, आदर्श उपेक्षा मत करना। मैं मानवता ही धर्म लिखूं, कुछ और अपेक्षा मत करना। कुछ और अपेक्षा मत करना। बहुत सुंदर, और बस बहुत सुंदर। देखिए पहले बंद रख रही हूँ। चलती है सांसें बुझती हैं, चलती है सांसें बुझती हैं, कदमों को रोका करती हैं। चलती है सांसें बुझती हैं, कदमों को रोका करती हैं। नित बाधाओं को आड़ बना ये मुझसे धोखा करती हैं। वो अपना कर्म निभाती हैं, वो अपना कर्म निभाती है, मैं अपना कर्म निभाती हूँ। वो अपना धर्म निभाती है, मैं अपना कर्म निभाती हूँ। बोली तो साहस मत करना, कुछ और अपेक्षा मत करना। कुछ और अपेक्षा मत करना। बहुत दूसरा सुंदर। बंद आपके सामने रख रही हूँ, और आखिरी बंद है कि जब तक हूँ जीवित आस भी है, जब हुँ, तक हूँ जीवित आस भी है, कुछ कर जाने की प्यास भी है। जब तक हूँ जीवित आस भी है, कुछ कर जाने की प्यास भी है। मैं जनमानस पर गीत लिखूं, मुझ में ये प्रण विश्वास भी है। मुझ में ये प्रण विश्वास भी है। चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। छल मिलते हैं छन के आना, छल मिलते हैं छन के आना। किंतु समझौता मत करना, कुछ और अपेक्षा मत करना। कुछ और अपेक्षा मत करना। तुम प्रेम प्रतीक्षा मत करना, मत आदर्श उपेक्षा मत करना। मैं मानवता ही धर्म लिखूं, कुछ और अपेक्षा मत करना। तो ये बहुत गीत थोड़े सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत और सही बात है, कुछ और अपेक्षा मत करना। और आप वो कर रही हैं पूरी तरह से, तो इसलिए इस बात को आप पूरी दृढ़ता से कह भी पा रही हैं। मैं अच्छा, मैं कुछ कमेंट्स अब ले ही लेती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में। श्वेता श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति बोल रही हैं। मृत्युंजय जी के तो लगातार बहुत सारे से कमेंट्स हैं। भैया। डॉक्टर शाह वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। प्रत्येक सोमवार को अंतस यात्रा नामक कार्यक्रम में आप इनको सुन सकते हैं, जो कि आपको उपनिषदों के ज्ञान के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। उनसे उनके ज्ञान का लाभ हम सभी को मिलता है। तो भूपेंद्र राघव जी हैं, कहते हैं कि मैं जनमानस पर गीत लिखूं। वाह, क्या बात है। और राजपाल यादव जी भी, वो भी कहते हैं वाह वाह। केडी बिंदास जी हैं, वाह कमाल कमाल। निर्भय निर्वाण जी हैं, अनुपम। शशि गंगानिया जी कहते हैं बहुत सुंदर, कहती हैं बहुत सुंदर। और हैं जय प्रकाश जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। अमित चौहान जी हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। मेरी मजबूरी है आज की, मैं कुछ अगर मैं कमेंट्स पढ़ूंगी तो सिर्फ मैं कमेंट्स ही पढ़ती जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, ये आपकी इस गीत के बाद में, इस रचना के बाद में, मैं पुनः वहाँ पे ले जाना चाहूँगी आपको कि जो आज के समय में भी सोच करके, एक तरफ तो हम तो चाँद छोड़िए मंगल तक पहुँच गए हैं, लेकिन बावजूद इसके ये स्लोगन कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मन को कहीं आहत भी करता है, बहुत ज़्यादा, कि अभी भी इतनी टेक्नोलॉजी, इतना एडवांस होने के बाद में भी कम से कम ये सारी चर्चाएँ अब खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन आप इससे जुड़ी हुई हैं, आप जिला संयोजक के तौर पे गौतम बुद्ध नगर की आप संयोजिका हैं, और इस विषय को लेकर के कार्य कर रही हैं। तो ये सरकार की क्या योजना है, और आप इससे कैसे जुड़ पाई, और अभी तक आपने क्या-क्या कार्य किया? जी, देखिए स्मिता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और यकीनन बेहद गंभीर विषय है और दुःख भी होता है।
मैंने हमेशा से बात कही है कि हालांकि देखिए, अगर हम मदर टेरेसा की बात करें, हम मैरी कॉम की बात करें, हम इंदिरा गांधी की बात करें, हमारे पास इतने सारे सशक्त एग्जाम्पल हैं, झांसी की रानी से लेके कि आप एक कहा जाता है महिला के अंदर बड़ा सामर्थ्य है, वो ये है, वो है, वो नारी नारी में सब चीजें हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हैं कि जहाँ महिलाओं ने, कल्पना चावला है, देखिए कहाँ कहाँ तक छू लिया है, कुछ शायद बाकी नहीं रहा। लेकिन जब हम बात करते हैं निर्भया की, जब हम बात करते हैं प्रियंका की, जब हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों की जिन्हें मात्र एक उनका एक जिसे कहें जस्टिस मिलने में भी इतना इतना समय लग गया, जब 7 साल लग जाते हैं किसी लड़की को, इतनी जर्जरता के बाद भी आप ये समझे कि ये सब क्या है। तो मुझे लगता है कि आज भी समाज में महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए। और ये वहां तक की बात नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी आप देखने को मिलेंगे। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे की बातें हो गई या फिर वो ऐसा नहीं। कोई ये मतलब नहीं हर बनता। घर में, हर स्टेटस में, हर जगह पर आप देखने को मिलेगा कि आपके अंदर, बशर्ते आपके अंदर कुछ भी है, आप कितने भी हाईली क्वालिफाइड हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप समझदार हैं, आप काबिल हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं को कमतर आंका जाता है। तो तब जरूरत पड़ती है इस तरह के अभियान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जब मुझे बहुत सारे, देखिए पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें मुझे ऑफर हो रही थी कि आप कुछ पद लीजिए। मैं संस्कार भारती में भी काफी 2 साल से ऊपर रही और पूरे जिले पद पे ही रही। लेकिन मैंने बहुत काम भी किया, लेकिन मैंने देखा जब इंटरनल पॉलिटिक्स इतना, देखिए आप जानती हैं कि हम जो साहित्यकार होते हैं वो कभी किसी पार्टी के नहीं होते। हमारी विचारधारा कभी किसी पार्टी की नहीं हो सकती है। हुँ, तो मेरी भी वही विचारधारा थी। लेकिन जब मुझे ये लगा कि अब विचारधारा इंपॉर्टेंट है, ना कि पार्टी। किस पार्टी पे आप काम कर रहे हैं, पर काम क्या कर रहे हैं, ये ये महत्वपूर्ण चीज़ है। है। बिल्कुल। अगर मैं पूजा, मैं अगर उसके आगे से डॉक्टर भी हटा दूं और सब चीज हटा दूं, मैं अगर एज पूजा काम करने निकलूंगी तो शायद मेरे पास संसाधन भी पर्याप्त नहीं होंगे और मेरी बात की सुनवाई भी शायद कोई ना हो। तो मुझे जब ये बोला गया कि आप कोई पद लीजिए, आपकी बात दूर तक पहुंचती है, आपके पास अच्छा एक सोशल मीडिया नेटवर्क है, आप काम कर रही हैं, आप संस्था के माध्यम से इतना काम कर रही हैं, तो क्यों नहीं इसी को बड़े लेवल पे करती हैं। तो मुझे प्रदेश के लिए बोला गया, तो मैंने प्रदेश के लिए मना किया कि मुझे प्रदेश नहीं चाहिए। और दूसरी हुँ, बात यह कि मुझे कोई ऐसी चीज दे दीजिए जिसमें मैं एक्चुअल में काम कर। तब हुँ, उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, देखिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसके लिए पर्सनली भी बहुत फील करती हूँ। क्योंकि महिलाओं को अगर उनके हक मिले और महिलाओं के लिए मैं कुछ कर पाऊं, और क्योंकि लेडी स्टैंडिंग फॉर अ लेडी इज वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज। आप ये समझ रहे हो कि औरत ही नेवरीज़ औरत की दुश्मन, वगैरह। औरत ही औरत की दुश्मन है। कोई एक दूसरे को बढ़ते देख के खुश नहीं है। तो मुझे अगर ये चांस मिला कि मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पाऊं, तो वो मेरा सौभाग्य है। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे प्रदेश मत दीजिए, आप मुझे हुँ, सिर्फ एक जिला दीजिए। उसमें मेरे अंडर में 3 विधानसभा आती हैं, जेवर विधानसभा, नोएडा विधानसभा और दादरी विधानसभा। तो 3 विधानसभा आती हैं, मुझे ये काम दिया गया। मैं उसमें बेहद, अभी 6-7 महीने हो गए हैं मुझे दायित्व मिले हुए। और इस बीच में हमने बहुत सारे स्वच्छता के अभियान चलाए, बहुत सारी महिलाओं को सैनिटरी पैड्स बांटा, उनको एजुकेट किया, गायनोकोलॉजिस्ट को लेके हम लोग गए, उनको बताया कि इसको सिर्फ आपको यूज करना है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, डिस्पोज कैसे करना है और क्या क्या समस्याएं होती हैं। और स्मिता जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी मात्र 36% ऐसी महिलाएं हैं जो सैनिटरी पैड्स के बारे में जानती हैं और उसे इस्तेमाल हाँ, हाँ। करती हैं। हाँ, मुझे और पता हम है। बात मैंने कर सर्च रहे हैं, किया है इस पे और मुझे इस बात की जानकारी है और अ, तो ख़ैर। इस पे काम किया जाना बहुत जरूरी है। दूसरा, हर महिला के अंदर इतनी, आप ये समझिए कि क्योंकि वो निरंतर काम कर रही है, एक बच्चे जो पैदा करने की एक जो ईश्वर ने उसको एक सौभाग्य दिया है, उसके बाद भी उसके अंदर, उसके शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। तो उसमें भी उसको किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसको कितना आयरन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए, उसको नहीं पता है। उसके अलावा एजुकेशन। तो ये सब ऐसे मुद्दे थे जो मैंने मूलतः उठाए कि महिला अगर स्वच्छ रहेगी, ठीक रहेगी, पहले तो उसका स्वास्थ्य है। स्वस्थ रहे तो आगे 4 काम करेगी, नहीं कि अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो फिर आगे क्या काम करेगी। तो सबसे प्रथम जो है, महिला अपने बारे में सचेत हो और हुँ, अपने शरीर के बारे में सचेत हो, उसको करना चाहिए। अब हम लोग आत्मरक्षा की तरफ भी जा रहे हैं। ये एजुकेशन और चिकित्सा हमने किया, अभी हम आत्मरक्षा की पूरी सीरीज चलाएंगे। और हमारी बात हो चुकी है, पूरी टीम रेडी है, जिसमें हर एक
जगह-जगह लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए, जो आत्मनिर्भर बनाने के लिए कि आप अगर आपके साथ कोई ऐसी समस्या हो जाती है बाय चांस, तो आपको उस वक़्त हुँ, क्या स्टेप लेने हैं, क्या करना है। हमारे साथ कुछ ऐसे कोचेज़ हमें मिले हैं, जिन्होंने अपना सहयोग देने सेल्फ की डिफेंस को लेकर के। जी। हुँ, तो वो एक मुहिम अब शुरू होगी और थोड़े दिन में उस पे काफ़ी कार्य चल रहा है, तेज़ी से कार्य चल रहा है। हुँ। तो ये इस बहुत तरह से अच्छी बात है और आपको अग्रिम शुभकामनाएँ उसके लिए और ये बहुत ही आवश्यक है कि कब तक आप दूसरों का मुँह देखेंगे, दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। अपने बिल सक्षम हैं, हम सभी सक्षम हैं, बस थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी थोड़ा-सा टेक्निक सीखने वाली बात है, टेक्नोलॉजी नहीं टेक्निक की बात है कि बिल्कुल वो सही अगर बात। किसी ने सिखाया या तो हम सभी सक्षम हैं। एक प्रश्न है राजपाल यादव राज जी ने किया है और चूँकि वो काव्य कॉर्नर फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी इच्छा है ये जानने की कि काव्य कॉर्नर फाउंडेशन को कैसे देखती हैं और किस मुकाम पर ले जाना चाहती हैं? ये प्रश्न है उनका। जी। जी। अ, तो राजपाल दादा का प्रश्न जो है वो बिल्कुल, क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संस्था के और उनके मेरे साथ बहुत सारे डिस्कशंस होते रहते हैं निरंतर, और जितना कार्य वो करते हैं, मैं सच कहूँ कि शायद मैं स्वयं भी उतना नहीं कर पाऊँ। तो जो डेडिकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी संस्था के लिए, अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपका पूरा-पूरा सहयोग करते हैं, तो राजपाल दादा बिल्कुल पिता समान एक ऐसी छवि है मेरे साथ कि जो हमेशा मुझकी छाया मेरे साथ रहती है। तो उनका जो प्रश्न है वो हमेशा से जानते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें, अभी हमने गवर्नमेंट में एनरोलमेंट कराया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है, सरकारी योजनाएँ जो आत्मनिर्भर बनाने वाली उद्यम से रिलेटेड भी हैं, जिसमें लोगों को ट्रेन किया जाता है, प्रोजेक्ट्स आते हैं छोटे-छोटे। उसमें क्या है कि आप मान लीजिए, आप कोई व्यक्ति वो जो जो योगी ये मोदी जी का जो एक वो है कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हुँ, उसमें हमने अभी-अभी आत्मनिर्भर भारत। हाँ, उसमें ये है हुँ, कि 6 दिन की ट्रेनिंग है। मान लीजिए कोई कोई महिला या कोई पुरुष ही है और वो अब उसको नाई का काम सीखना है, उसको नहीं आता है। तो सरकार क्या कर रही है, 6 दिन की उसकी ट्रेनिंग अरेंज कर रही है और 6 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसको बाकायदा कुछ पैसे और जितना सामान उसमें लागत लगेगा, माने कंघी है या कुर्सी है या जितना सामान एक नाई की नया व्यवसाय खोलने में उसे चाहिएगा, वो सब प्रोवाइड कराती है सरकार। तो उसके लिए हमने अपनी संस्था का अभी-अभी एनरोलमेंट कराया है कि किसी तरह से अगर वो प्रोजेक्ट्स हमें अब मिलने शुरू हो जाएँगे। अभी 14 तारीख में हमने एनरोलमेंट हो चुका है और प्रोसेस आगे जा रहा है। तो एक तो वो कार्य हमें करना है कि थोड़ा-सा संस्था को थोड़े से अगर मदद मिलेगी इस तरह से सरकारी मदद मिलनी शुरू हो, क्योंकि 4 साल से ऊपर हो गए हमें, हुँ, तकरीबन हुँ, 5 साल। क्योंकि शुरू-शुरू में जब संस्था चालू हुई थी तो गंगानिया ट्रस्ट के नाम से हम लोग सिर्फ़ पैथोलॉजी लैब का ही काम कर रहे थे। अच्छा। हमारी खुद की लैब थी और उसमें हम लोग चैरिटेबल टेस्ट वगैरह करते थे। उसके बाद ये साहित्यिक वाला हमने उसमें 2 विभाग किए, कला, संस्कृति, साहित्य और दूसरा विभाग था समाज सेवा। तो समाज सेवा के अंदर फिर शिक्षा और चिकित्सा पे हमारा मेन काम था। तो अब हम लोगों को ये चाह रहे हैं कि भई आप जैसे भी करके, जैसे एक्यूप्रेशर है, उसके लिए भी 1 हफ्ते की, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। वो आप सिखा दें तो एक व्यक्ति रजिस्टर्ड एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन सकता है। उसमें उसको बेसिक नॉलेज चाहिए बस, और ₹500 वो 1 घंटे में कमा सकता है। तो उस तरीके से हम लोगों को कुछ नए तरीके, मतलब वो तो पुरानी चीज़ें हो गई जो चल रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे सच में लोगों का जो मदद है, लोग आत्मनिर्भर बने और खड़े हो सकें। उस तरह के कार्य बिल्कुल और कुछ हम आज के समय की ये सबसे बड़ी माँग भी है और विशेष तौर पे ना अगर आप किसी को मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर समाज सेवा के नाम पे अगर ठीक है भोजन, कपड़े बहुत आवश्यक हैं, वो डेली आपकी रोज़मर्रा की आवश्यकताएँ हैं। बिल्कुल लेकिन भूख तो अगले पल फिर लगेगी ना, लेकिन वो रोटी बनाना, रोटी कमाना और उसको अपने स्वावलंबन के साथ में हम दूसरों को कैसे प्रेरणा दे सकते हैं, ये आवश्यक है। तो वो उस क्षेत्र में आप जब कार्य कर रही हैं ना, तो बिल वो बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से अगर मैं कहीं न कहीं आपको एक किसी मदद कर सकूँ, कहीं जुड़ सकूँ, तो मुझे भी बहुत बिल्कुल। अच्छा लगेगा और चलिए कुछ नए नाम हैं, सीमा शर्मा जी हैं हमारे साथ में और राज भाई राज जी हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी लोग आपकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, इतना आपको स्नेह दे रहे हैं कि मुझे पढ़ के भी बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी उपयोगी जानकारी दी है पूजा जी ने, डॉक्टर शैल वर्मा जी कह रही हैं और जब ऐसे वरिष्ठ और विद्वान लोगों के कुछ कमेंट्स आते हैं ना, तो मन ऐसे भी खुश हो जाता है। डूइंग प्लस ग्रेट जॉब फॉर सोसाइटी इन मेनी वेज़। निश्चित रूप से सीमा जी और बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। अ
चलिए, और मैं कुछ प्रश्न ये देख रही थी आपके में, एक नाम और आया, क्रिस्प वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड। ये क्या है जिसकी आपने देश रखे हैं? जी। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और कुछ दिन पहले मैंने जॉब तो छोड़ दिया था, मैं टीचिंग में थी माइक्रोबायोलॉजी में, आई वाज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो कुछ साल पहले मैं छोड़ चुकी हूँ वो जॉब, तो उसके बाद लेकिन माइक्रोबायोलॉजी जो 15 साल पढ़ा है, तो वो बड़ा कचोटता था कि वो भी, उससे भी बहुत प्रेम रहा। और हाँ, मेडिकल जो है अपनी जान की तरह लगती थी, और अभी पूरी तरह से ये समाज सेवा और लेखन में आ गई हूँ। तो लगता था कि नहीं, कुछ कमी रह रही है जीवन में, मन नहीं मान रहा है। और तो मैंने फिर ये कहा कि अब जैसे कोरोना हुआ और उसके मुझे खुद को भी हुआ था, और मैं बड़ी मुश्किल ही बची हूँ उसमें तो बहुत से लोग ऐसे थे। तो क्रिस वैल्यू एक कंपनी है जहां पर हम यूएस के प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप बस एसी में, छोटा सा प्रोडक्ट है, उसको आप हुँ, एसी में फिट कर देते हैं, तो आपके जो पूरा रूम है स्मिता जी, वो उसको स्टेराइल कर देता है। स्टेराइल का अच्छा, मतलब है कि फ्री फ्रॉम ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई कीटाणु, कोई स्मेल, नहीं, कोई हाँ, व्योमसी, कुछ नहीं। मतलब आप जिसे कहते हैं कि राइट, वायरस, सब चीज से फ्री। और दूसरी चीज, जो एनवायरनमेंट, आप कभी भी जैसे थोड़ी परेशान होती हैं या थक जाती हैं, तो क्या सोचती हैं, चलो बाहर फ्रेश हवा में घुमाएं, या हाँ, चलो हाँ। जब बहुत थक जाती हैं, काम से परेशान हो जाती हैं, तो कहती हैं यार दिल्ली एनसीआर पहाड़ों वाले में बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं ऐसा कुछ भी। और पानी के आजकल पास, तो है ना, हुँ, पानी के स्रोत के पास जाके आपको अच्छी फीलिंग आती है, समुद्र के पास जाके, पहाड़ों के पास जाके हर किसी को अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि वहां पे अबंडेंस ऑफ नेगेटिव आयंस होते हैं। हमारे हमारे जो नेगेटिव आयंस होते हैं एनवायरनमेंट में, वो दे आर कॉल्ड डिटर्जेंट्स, मतलब वो एनवायरनमेंट के डिटर्जेंट होते हैं। तो ये जो हुँ, एक छोटी सी प्रोडक्ट है, ये आपके एसी में वो जो नेगेटिव आयंस है वो अबंडेंस में फैला देता है। पूरे रूम के अंदर नेगेटिव आयंस होंगे, तो आपको वो अनुभूति होगी, आपको लगेगा कि आप सच में पहाड़ों में बैठे हैं। तो अरे वाह! ये वेरी बेनिफिशियल टू हेल्थ, वेरी वेरी बेनिफिशियल टू हेल्थ, जिसे कहें कि इट इज ऑल्सो फॉर द मैन काइंड, कि आप उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति करे, इसमें डिप्रेशन है, देखिए कितने लोग अवसाद से ग्रसित हैं, गुस्सा हुँ, आना, हाँ, एंगर, ये चीजें, एंजाइटी, इरिटेशन, ये चीजें इतनी बढ़ गई हैं। फिर आपके मोबाइल फोन से जो वेव्स निकलती हैं, लैपटॉप से जो वेव्स निकलती हैं, इट एब्जॉर्ब्स ऑल, और नेगेटिव आयंस गिव्स यू गुड गुड हेल्थ। तो हमारा ये उसमें ये था कि हम लोग इस पे काम करते हैं, लोगों को एएचयू और ये सब बना के देते थे। तो ये कंपनी है जिसमें नाम के तौर पे मेरा नाम चलता है, और कहीं पे कहीं जरूरत होती है तो आई एम ऑलवेज देयर। बट हुँ। काम जो है, हमारे कुछ मित्र हैं वो भी हमारे साथ इसमें सहायक हैं, वो सभी लोग मिलके करते हैं, और बिल्कुल, जहाँ और जरूरत। मुझे सुन के भी बहुत अच्छा लगा, कम से कम दिल्ली दिल्ली एनसीआर में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके लिए तो ये कहा जाए कि आज के समय की सबसे बड़ी माँग और सबसे बड़ी उपयोगी चीज़ों में से एक होगा। तो ये कैसे ले सकते हैं? ऑनलाइन मँगा सकते हैं और में एक महत्वपूर्ण बात और ये भी है कि देखिए, पहले जैसा होता था कि एक एटम बम गिरा दिया, कहीं पे बम फोड़ दिया, कहीं पे ब्लास्ट कर दिया, अब वो उसकी जरूरत रही नहीं ना। बायो हाँ, वॉर्स हाँ, हो रहे हैं, आप एक वायरस छोड़ दीजिए। बायोवेपन अपने आप में पूरी तरह से हाँ, आ चुकी है। जी, तो आप उस चीज से कैसे लड़ेंगे? उस चीज से लड़ने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ये है कि हुँ, कोई भी अगर किसी को चाहिए भी होता है, तो आप हमारी वेबसाइट है क्रिस वैल्यू प्राइवेट लिमिटेड की, वहां से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, वहाँ सारे नंबर्स हैं। हम यूएस से इंपोर्ट कराते हैं इस प्रोडक्ट को, उसके बाद आपकी नीड के हिसाब से, आपके रूम के हिसाब से उसको डिजाइन करके हम कई बार देते हैं। कई बार बड़े बड़े प्रेमिसेस में, जैसे डेकैथलॉन के शोरूम्स हैं, या हुँ, कहीं पे भी, जैसे मेट्रो में हमने लगाया, एक दो जगह पर अच्छा। रेलवे कोच में लगाया, रेल में लगाया, तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ लगा है, वहां पे इस तरीके से ही लगाया जाता है अरे कि वाह! मुझे नेसेसिटी। भी अपने घर में लगाना पड़ेगा, और मैं तो मँगा रही हूँ, और आप लोग कैसे मँगा सकते हैं? देख लीजिए, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, जिसको पूजा जी मुझे मालूम है कि बाद में ज़रूर पढ़ेंगी और कुछ ना कुछ तो करेंगी वो भी। तो ये वाली बातें, मैं तो लगातार घड़ी पे भी मेरी नज़र बनी हुई है, कमेंट्स पे भी नज़र बने हुए हैं, प्रश्नों पे भी नज़र बने हुए हैं, और जो श्रृंखला चली आ रही है, उस पे भी नज़र बने है। लेकिन मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ अभी तक में, 1 घंटे बीत रहे हैं उसके बाद भी, कि अब ये वाला पूछ लूँ या ये वाला कर लेती हूँ। लेकिन एक और है, आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि आप ये भारतीय युवा मोर्चा मोर्चा से भी आप जुड़ी रही हुई हैं, तो इसमें आपका कार्य कैसा रहा और इसका अनुभव क्या रहा?
भारतीय युवा मोर्चा एक ऐसी संस्था है जिसमें कुछ एक हमारे नौजवान भाई हैं जो जिसके बहुत 8-9 प्रांतों में इनकी प्रेजेंस है। जैसे हमारे काव्य कॉर्नर की तो पूरे 16 प्रांतों में प्रेजेंस है। हर एक स्टेट की अपनी कार्यकारिणी है 35-35 लोगों की। तो इस तरीके से जो राष्ट्रीय युवा मोर्चा है उनका भी कार्य, जब मुझे उन्होंने कहा दीदी ऐसे ऐसे आपको जोड़ना है और उपाध्यक्ष के रूप में जोड़ना चाहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं पॉलिटिकल चीजों में तो नहीं रहती हूँ बिल्कुल भी, आप देख लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी जो आप काम कर रहे हो आप देख के देखोगे। तो मैंने जब उनके काम देखे तो मुझे सच में स्मिता जी वो लखनऊ से हैं, अमित भैया, और उनके काम मुझे बेहद पसंद आए। जैसे कि वो ब्लड कैंप्स लगाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते थे, गरीबों में कंबल बांटने का कार्य करना, और ब्लड डोनेशन कैंप्स तो बहुत ज्यादा लगाए उन्होंने। तो वो हर एक स्टेट्स में जहां जहां उनकी प्रेजेंस है वहाँ बहुत अच्छा, निसंदेह बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। तो जहां जहां कोई अच्छा कार्य कर रहा होता है और अगर उन्हें मेरे से थोड़ा भी कहीं कुछ उनको लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगी, हाँ अगर मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ तो ही मैं जुड़ती हूँ, नहीं तो फिर जिस तरह से एक हर करियर फाउंडेशन है, हाँ, वो हाँ। मुंबई है, उसकी मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो दे आर ऑल्सो हाँ, डूइंग फैबुलस जॉब फॉर वुमेन, मतलब औरतों के लिए इतना बड़ा काम वो कर रहे हैं। तो हुँ, जब उन्होंने मुझसे ये प्रस्ताव रखा तो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि भाई अगर महिलाओं के लिए तो कुछ भी आप मुझसे मांगो, आधी रात को भी बोलोगे आई एम स्टैंडिंग आउट देयर फॉर यू। तो मैंने उनको बोला। तो इस तरीके से कुछ सार्थक जगह, बहुत कम लोग हैं एक्चुअली, दिखावा ज्यादा है आजकल, आप भी समझ सकती हैं आज के परिवेश में लोग दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। हुँ, तो मेरा हुँ, रहता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बहुत सच्चे मन से काम कर रहे हैं, उनके साथ हुँ। खड़ा होना है। मैं आपको सुन रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि मेरी ही बातों को कहीं रिकॉर्ड करके कि बजा दिया गया है, चला दिया गया है। कुछ ऐसी बातें मेरे अंदर से आ रही हैं कि एक जैसे विचार दो लोगों के कैसे हो सकते हैं। और पूजा गंगानिया साहित्यिक क्षेत्र में लेडी सिंघम के रूप में भी चर्चित हैं। क्या बात है भई! सिंघम, हाँ, लेडी सिंघम बहुत प्यारा नाम है आपको दिया गया है। कुमार लेडी सिंघम कहते हैं एक्चुअली, कुमार लेडी सिंघम। अरे वाह! क्या बात है। और बहुत सारी उपलब्धियां हैं आपके जीवन में, लेकिन ये वाला जो पहलू है, अ, ये वाला जो आपकी लेखन वाला जो क्षेत्र है ना, देखिए अब समय और घड़ी की सुइयां टिक 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 कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फिर मुझे अफसोस रह जाएगा कि हमने आपको ठीक से सुना नहीं। तो एक कोई रचना आपके मन के करीब वाली, या फिर लोगों ने जो डिमांड किया था ना, उसके बारे में चिल्लर। भी आप, हाँ, वो आप सुना दीजिए। वो पता नहीं उनको पसंद आता है, लेकिन मैंने कभी यूं ही कह दिया था कि हुँ, कहावतें अक्सर उन्हीं से ज्यादा सुनी, कहावतें अक्सर उन्हीं से ज्यादा सुनी जिन्होंने सुनी नहीं किसी की। हाँ, कहावतें अक्सर क्या उन्हीं से ज्यादा यस, सुनी जिन्होंने सुनी यस, नहीं किसी की, और हुँ। बजता रहा चिल्लर, ख्वाहिश रही नोट बनने की, ख्वाहिश रही नोट बनने की। तो ये मैंने कभी बहुत पहले, ये बहुत बहुत प्यारा है, क्या आप बात कर रहे हो। मुझे समझ में आ गया कि लोगों को क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि वाकई बहुत खूबसूरत है। बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह पाना, ये एक साहित्य की सार्थकता है, वो आपने सिद्ध हम्म, किया है यहाँ पे। तो एक और कुछ जी। सुनाइए आप। चलिए मैं एक मुक्ता कवि मैंने प्रदीप के लिए लिखा था, और हाँ, हाँ। हमारे जी देखिए हैं प्रदीप तो जी हमारे साथ उपस्थित है, प्रदीप कुमार सिंह जी। जी। तो उन्हीं को समर्पित करती हूँ, और उन्हीं के लिए लिखा था, तो थोड़े दिन पहले ही लिखा है कि आ, रूठ जाते हो तुम तो मनाती हूँ मैं, क्या रूठ बात! जाते हो तुम तो मनाती हूँ मैं, नाज सारे ही अब तो उठाती हूँ मैं, साथ हमने निभाने का प्रण था लिया, साथ हमने निभाने का प्रण था लिया, सास की सास पर गुनगुनाती हूँ मैं, हाँ, रूठ जाते हो तुम तो मनाती हूँ मैं। बहुत तो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और प्रदीप जी, एक कमेंट तो इस पे बनता है, तो फटाफट से अपने दिल की बात, जिस तरह से पूजा जी ने अपने मन की बातें आपके समक्ष यहाँ पे सभी के साथ यहाँ पे रखा है, तो एक कमेंट तो आपका बनता है यहाँ पे, मैं इंतजार कर रही हूँ। और
बहुत सारे कमेंट्स के बीच में कुछ नाम ज़रूर यहाँ पे रखना चाहूँगी। फिर से राजपाल यादव जी लगातार हमारे साथ यहाँ पे बने हुए हैं, शशि गंगानिया जी हैं, श्वेता श्रीवास्तव जी, मृत्युंजय जी तो लगातार हैं ही बने हुए, अंजू मल्होत्रा जी, ये भी एक राइटर हैं, रचनाकार हैं, मुझे पता है, और वो हाँ जी। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं, अंजू मल्होत्रा जी। और कौन है, कुछ नए नाम मुझे बीच में दिखे थे, और आपके साथ-साथ ना मेरे भी थोड़ी-थोड़ी सी तारीफ हो रही है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं बड़े आराम से फुर्सत के पलों में इन बातों को पढ़ूँगी। भूपेंद्र राघव जी हैं, नहीं लगातार सच बने हुए में चौहान जी। बेहद खूबसूरत संचालन, बेहद खूबसूरत आप लग रही हैं और बेहद खूबसूरत आपके प्रश्न भी। तो ये सब आपकी संगत का असर है कि जब आप मेरे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं, इतनी सकारात्मक विचार की धनी जब आप जैसी लोग यहाँ पे होते हैं, तो अपने आप माहौल खुशगवार हो जाता है। 1 घंटा कौन कहे, पूरा-पूरा दिन, कई-कई दिन भी बीत जाएँगे ना, तो भी चेहरे पे कहीं भी सिकन नहीं आएगी। तो ये आपकी संगत का असर है, मैं पूरा श्रेय आपको देती हूँ। और बहुत हमारे साथ यहाँ पे यतिमान भट्ट जी हैं, सो नाइस, वंडरफुल डिस्कशन, तो डेफिनेटली। सीखो जी, आप भी दर्शकों के लिए कुछ 4 पंक्तियाँ प्लीज़ यहाँ पे कुछ कह दीजिए, अच्छा लगेगा। दर्शकों के लिए मैं क्या कह दूँ, मैं तो रोज़ आती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ कहती हूँ यहाँ पे, और दर्शक मुझे सुन-सुन कर के काफ़ी बोर हमारे हो लिए चुकी हूँ। बच्चों ले हाँ, आप जो बिल्कुल। कार्य कर रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिस तरह से मेरा एक गीत है और काफ़ी चर्चित भी रहा वो गीत, बेटी जी, बचाओ बेटी पढ़ाओ पे ही है। तो आपने कहा है तो मैं उसको ज़रूर यहाँ पे सुनाना चाहूँगी। स्वागत। सुनिए। मुझसे ही जन्मे, मुझ में पले तुम, मुझसे ही जन्मे, मुझ में पले तुम, मुझको ही तुम ठुकराए। वाह! सोच जरा ये जो हम ना रहे तो, सोच जरा ये जो हम ना रहे तो, फिर तो जन्म कैसे पाए। मुझसे ही जन्मे, बहुत मैं ही हूँ सृष्टि की अनुपम रचना, मैं ही हूँ सृष्टि की अनुपम रचना, बेटी भी मैं हूँ, मैं ही हूँ बहना, मुझसे ही जीवन में सारी है खुशियाँ, तो ये समझ क्यों न पाए। खूब मुझसे ही जन्मे, हृदयस्पर्शी। मैं ही हूँ दुर्गा, मैं ही सरस्वती, फिर क्यों मैं नजरों में तेरे खटकती। मुझ में है शक्ति, मुझ में समर्पण, मुझ में है शक्ति, मुझ में समर्पण, किस बात पे तू इतराए। मुझसे ही जन्मे। और अंतिम बंद है जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे है, कि स्वागत। मुझको बचाओ, मुझको पढ़ाओ, बेटा और बेटी का भेद मिटाओ, खिलेगा बचपन, चमकेंगी अखियाँ, खिलेगा बचपन, चमकेंगी अखियाँ, तुम जो अगर कर ये पाए। मुझसे ही जन्मे, मुझे में पले तुम, मुझको ही तुम ठुकराए। तो बहुत, बहुत खूबसूरत, हृदयस्पर्शी एकदम, बहुत खूबसूरत। आपकी बहुत-बहुत तो आवाज़ धन्यवाद। कि आप इतना खूबसूरत गाती हैं, आपकी आवाज़ सच में किसी
किसी कोयल से कम नहीं है। तो अरे बाप रे! इतनी तारीफ़, ओफ़ो! रात भर नींद नहीं आएगी, इसलिए बस करते हैं यहाँ पे अभी। आवाज़ बहुत नहीं, खूबसूरत ईश्वर ने आपको बख्शी है, तो और ऊपर से आपका लेखन तो है ही उत्कृष्ट, तो कॉम्बो बन जाता है, एक रेयर कॉम्बो। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, और बहुत सारे कमेंट्स आपके लिए लगातार आ रहे हैं, और मुझे मालूम है कि 1 घंटा 5 मिनट लगभग हो गए, और किसी का भी मन यहाँ पे नहीं भरा है कि वो आपको थोड़ा और सुन ले, वो थोड़ा आपको और समझ ले, थोड़ा और जान ले। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब साथ मिला है, तो आगे भी साथ रहेगा, और आपके कार्यों को लोगों तक पहुँचाने का अगर कार्य मैं कर पाऊँगी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा, और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात बहुत होगी। और जुड़ करके हम लोग निश्चित रूप से जिस समाज की परिकल्पना लोग करते हैं, लेकिन करते हैं, बातों में करते हैं, ज़िक्र में करते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि एक कदम आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा घर से निकला जाए, और लोगों के समूह के साथ ही इस कार्य को साकार रूप दिया जा सकता है। तो डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, और कहीं न कहीं मैं भी एक छोटे स्तर पे इस कार्य को कर रही हूँ। तो हम लोग आप लोगों का आह्वान करते हैं कि आइए और आगे बढ़िए और हमारे साथ जुड़िए, और सिर्फ बातें नहीं, कार्य करेंगे तो बिल्कुल, परिवर्तन आएगा। और बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव जी। मृत्युंजय जी मेरी बात से पूर्णतः सहमत हैं, और इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप और क्या चाहते हैं? किस तरह के लोगों से मिलना-जुड़ना चाहते हैं? वो आप हमें कमेंट के रूप में बताइएगा यहाँ पे। तो पूजा जी आज बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि आपकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, नासाज है, थोड़ी-सी है, लेकिन ये जो जीविशा है ना, ये जो जीवन शैली है, ये जो जीवन जीने का अंदाज़ है, ये आपको दूसरों से अलग करता है, और भीड़ से अलग रहना, जीना, मुस्कुराना, जी भर के जीना, वो बहुत खूबसूरत है, वो आप कर रही हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सैल्यूट है। बहुत और बहुत चलिए फिर बहुत जल्दी मिलेंगे, आपके कार्यों से जुड़ेंगे, आपको सुनेंगे, आपको सराहेंगे, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से कार्य करते रहें। तो सभी स्मिता जी, दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपने इतना खूबसूरत सा समय मुझे दिया। ये पूरा 1 घंटा किस तरह बीत गया, आपके साथ प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें करते-करते, और देश समाज की बातें करना वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। और जितने तमाम लोग जो दर्शकगण जुड़े हुए रहे और जुड़े रहे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना स्नेहाशीष हम तक पहुँचाते रहे। मैं पुनः आप सभी का बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ कि आपका स्नेह बना रहे सदैव ऐसे ही, और इस तरह ही आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो हम निरंतर बहुत सारे कार्य स्मिता जी भी और हम भी करते रहेंगे। बहुत आभार। बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे, और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे, जुड़ते हैं और साथ मिलकर के कुछ कार्य करते हैं। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और अपनों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, लेकिन जो मुसीबतें जिस मुसीबत वाले पल से हम लोग थोड़ा-सा निकल के आए हैं, वो भी कभी खत्म नहीं हुआ है, तो सचेत रहें। बस इतनी-सी बात है, फिर बहुत जल्दी जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।